गुज़िश्ता रोज से दिल्ली की एक बेहद कदीमी सुनहरी बाग मस्जिद मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से गश्त कर रही है। कहा जा रहा है कि मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मशवरा अवामी सतह पर लोगों से लिया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुनहरी बाग मस्जिद काफी सालों पुरानी है और वह दिल्ली के लुटियंस जॉन्स में मौजूद है, जहां देश की कुछ प्रमुख इमारतें मौजूद हैं। मस्जिद के पास ही उद्योग भवन है। यहां से प्रधानमंत्री कार्यालय भी ज्यादा दूर नहीं है। मस्जिद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन स्थित है। मस्जिद के चारों तरफ से कुल मिलाकर 6 सड़कें गुजर रही हैं। दरअसल एनडीएमसी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया। इसमें ट्रैफिक में बाधा पड़ने से रोकने के लिए सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने की बात कही गई। सालों पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद पर एनडीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर विरोध तेज हो गया है। राजनेताओं से लेकर प्रमुख मौलानाओं ने इस मस्जिद को हटाने का विरोध किया है। इसी मौजू को लेकर तहजीब टीवी के नुमाइंदे अब्दुल वाजिद ने वक्फ जायदाद मामले के जानकार मोहम्मद मुस्लिम से बातचीत की। मेरे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम इशूज़ को भी उठाते हैं और वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, जो जायदादें हैं, उनको लेकर के वो लगातार आवाज़ उठाते हैं। मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा इसमें कि आखिर ये जो मस्जिद है कितनी पुरानी है, क्या इसका पूरा मामला है और वो क्या इसमें बता रहे हैं। इस मस्जिद में क्या करा इन्होंने, ये उस पर क्या नाम है, एनडीएमसी वाले आ गए इसमें। उन्होंने क्या करा कि यहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम को एक समस्या बताते हुए और ये कह दिया कि जी हम इसको शिफ्ट करना चाहते हैं और पब्लिक से जो है राय मांगी गई। कोर्ट में जाने की बातें कही गई हैं, उसका वो क्या मामला है? कोर्ट में ये डीडीए की नाकामी है। डीडीए ने जो है ये केस को उलझाने के लिए अपने आप तो उसमें गई नहीं, उन्होंने जो है इमाम साहब को पार्टी बनाकर और उसमें जो है कोर्ट में चले गए हैं और कोर्ट में ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला है इन्होंने। सर अभी जज ने कोर्ट को केस को एक्सेप्ट करा है और नेक्स्ट डेट जो दी है वो 8 जनवरी की दी है। आप वेबसाइट पे हाई कोर्ट की चले जाइए, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। कोई ऑर्डर नहीं हुए, कोई अभी इसमें स्टे नहीं मिला है। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। 8 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी इस मस्जिद को लेकर के। क्या इसमें फैसला आता है, क्या स्टे इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, या जो एनडीएमसी ने जो अपील की है डेमोलेशन करने के लिए, इसको हटाने के लिए, दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, क्या इसमें कार्रवाइयाँ रहती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद, चिश्ती निज़ामी। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर मौजूद मामू भांजे की दरगाह को आज सुबह करीब 3 बजे शहीद कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी किया था। अब से करीब 6 महीने पहले मजार की दीवार को इंकरोचमेंट का नाम लेकर तोड़ दिया गया था। आज पूरी मजार को रोड चौड़ी करने का हवाला देते हुए शहीद कर दिया गया। ये तस्वीरें हैं रानी झांसी रोड की, जहां चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग मामू भांजे के बेहद कदीमी मजार मौजूद थे, जिनको बीती रात शहीद कर दिया गया। यहाँ साथ ही 2 कब्र और मौजूद थी, उनको भी पूरी तरह साफ कर दिया गया है। फिलहाल गनीमत ये है कि यहाँ जो मस्जिद मौजूद थी वो अभी सही सलामत मौजूद है। आपको बताते चलें कि ये पूरी कार्यवाही पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर की गई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कहना है कि इसकी वजह से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कत पेश आती है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ, दिल्ली में रानी झांसी रोड पर झंडे वालान इलाके में, जहाँ पर मामू भांजे की एक दरगाह थी जिसको शहीद कर दिया गया। रात करीब 3 बजे इस पर बुलडोजर चलाया गया। कहा जा रहा है कि इसमें पहले नोटिस भी दिया गया था, उसमें सिर्फ 1 दिन का वक्त जो है वो दिया गया था। और आज से करीब 6 महीने पहले इसी मज़ार की दीवार को तोड़ा गया था और मज़ार की दीवार को तोड़ने के साथ में ये नहीं कहा गया था कि हम इस मज़ार को भी जो है हटाएंगे, लेकिन अब ये 6 महीने के बाद दरगाह को हटाते हुए, मज़ार को तोड़ते हुए ये नोटिस दिया गया कि ये जो है रोड के बीच में आ रही है और यहाँ से जो है रोड चौड़ी होगी। यहाँ पर कभी क्रॉसिंग के नाम पर थोड़ा बहुत तोड़ते थे, कभी सड़क बड़ी करने के नाम पर। अब कैसे इन्होंने ये कह दिया कि नोटिस लगा के हमसे बस ये बता दिया 2 बजे कि हमें 3 बजे जवाब दे दो। हम 3 बजे जवाब कहाँ से दे दें और क्या दे दें, और देने जाएं तो वहाँ लेने वाला कौन है? यहाँ कोई करीब में तो ऑफिस है नहीं कि गए 10 मिनट में पहुँच गए। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है और अफसरान हैं, 10 आदमियों के नाम हैं, उन 10 को जवाब हम 1 घंटे के अंदर कहाँ से दे सकते हैं? यहाँ इस मज़ार पर सभी मज़ाहिब के लोग आते थे
और अपने फैज याब होकर जाते थे। यहाँ की खादिम गीता क्या बता रही, जो गैर मज़ाहिब की होकर भी यहाँ खिदमत को अंजाम देती थी। सुनिए। अब जो इसको तो तोड़ दिया गया दरगाह को, कैसा क्या कहना चाहेंगी, इसमें क्या लग रहा है? देखो जी, जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। अब क्या कहना चाहूँगी, मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मैं तो खुद ही टूटी पड़ी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आती थी यहाँ पे। मेरे को बाबा साहब ने बच्चे दिए, सब चीज़ दी मुझे। मैं मज़हब के लोग आते थे? सब हमारे हिंदू मज़हब के ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी आस्था ही हिंदू से जुड़ी हुई है। मुसलमान 10 आते थे, हिंदू लोग 100 आते थे। बहुत से लोगों ने जो है हमें ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बताया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर दूसरे मज़हब की चीज़ें भी हैं। आखिर अगर रोड चौड़ी करने की बात है या सौंदर्यीकरण की बात है, तो सिर्फ धर्म विशेष जो ख़ास मज़हब के लोगों की जो इबादत गाहों को है, उन्हीं को क्यों जो है निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग इसको सियासत से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ सुनहरी बाग मस्जिद का भी मामला इस वक्त सुर्खियों में है। उसकी भी जो है कार्रवाई होनी है, सुनवाई उसकी 8 तारीख को होगी। इसी 8 जनवरी को कोर्ट में, अदालत में वो मामला पहुंचा हुआ है। लेकिन अब इस सारे मामले के बीच में क्या जो है सियासत का माहौल पैदा होता है, या क्या जो है इसमें सरकारें या कानून या प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से तहज़ीब टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मंगल को दावा किया है कि उसने लेबनान में ड्रोन हमला करके हमास के नायब लीडर साले अल अरोरी को मार गिराया है। हमास ने कत्ल की तस्दीक की है। हालांकि आईडीएफ ने अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अरोरी भी शामिल था। अरोरी समेत हमास के सभी प्रमुख नेता 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल के निशाने पर हैं। इजराइल ने ऐलान किया था कि वह हमास के नेताओं को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। हमास समूह के वरिष्ठ अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने एक बयान में कहा, फिलिस्तीन के अंदर और बाहर हमारे फिलिस्तीनी लोगों के नेताओं और प्रतीकों के खिलाफ ज़ायोनी कब्जे द्वारा की गई कायरतापूर्ण हत्याएं उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता को तोड़ने में सफल नहीं होगी। वहीं इजराइल ने हत्या पर कोई ऑफिशियल तौर पर बयान जारी नहीं किया है। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के टेलीविजन स्टेशन का कहना है कि दक्षिणी बेरूत उपनगर में हुए एक विस्फोट में हमास के शीर्ष अधिकारी साले अरोरी की मौत हो गई है। हमास की सैन्य शाखा के संस्थापकों में से एक साले अरोरी ने वेस्ट बैंक में इस समूह का नेतृत्व किया था। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले ही इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अरोरी की जान लेने की धमकी दी थी। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ईडी को खत लिखकर जवाब दिया है। बीजेपी पार्टी ने कहा कि दिल्ली सीएम ईडी की जांच में ताआवुन करने को तैयार है, लेकिन एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वे उन्हें चुनाव मुहिम से रोकना चाहते हैं। वहीं केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। एक तरफ जहां दिल्ली हुकूमत के वजीर सौरभ भारद्वाज ने ईडी और मरकजी हुकूमत से सवाल पूछा कि वो किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर तंज कसा। चलिए आपको सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज का बयान। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह है, ना वो अभियुक्त है। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप वो भी सुन लीजिए। पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरह पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी,
ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह के लिए भी आपने खेला, उनको भी हाई कोर्ट तक ने राहत नहीं दी है। विजय नायर 1 साल से जेल में है और आपकी चहेती कांग्रेस पार्टी ने तो स्वयं कहा है कि शराब घोटाला हुआ है, हमने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बताते चलें, ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस बीते दिनों समन जारी कर केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। गौर हो, ईडी की तरफ से जारी किया गया ये तीसरा समन था। इससे पहले ईडी ने 21 दिसंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब सीएम विपश्यना के लिए चले गए थे। तब समन के समय पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि आपके समन का समय मेरी सोच को और मजबूत करता है कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्रचार के साथ साथ देश में 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के आखिरी कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए हैं। वहीं इससे पहले के समन पर पेश न होने पर केजरीवाल ने कई राज्यों में विधानसभा चुनावों का हवाला दिया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी के सामने पेश न होने पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा, जो लोग सियासत में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमानी पार्टी आप बनी है, जिनके कई वजीर जेल में हैं। और अब सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार कर हाजिर नहीं हो रहे हैं। साफ दिखता है कि दाल में कुछ काला है। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मरकजी हुकूमत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि मरकजी हुकूमत लोकसभा चुनाव से पहले इसे नोटिफाइड कर सकती है। वजारत दाखिला के जरायों के मुताबिक इस कानून की कवायद को जल्द ही लागू किया जा सकता है। इम्कान है कि जनवरी या फरवरी में ही CAA के कवायद लागू हो जाएंगे। खबर के मुताबिक जब सरकारी अफसरान से पूछा गया कि क्या CAA नियमों को कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले अधिसूचित किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उससे बहुत पहले। अफसरान ने आगे कहा, हम जल्द ही CAA नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को हिंदुस्तानी सिटीजनशिप दी जा सकती है। कानून में 4 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए कवायद जरूरी है। अफसरान ने कहा कि इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हुकूमत के जरायों ने बताया कि CAA के नियम को लोकसभा चुनाव की घोषणा से बहुत पहले अधिसूचित किया जाएगा। इस बिल को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की वकालत की गई है। वहीं मुसलमानों को इससे अलग रखा गया है।